स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर के इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि बैगन की खेती कैसे करें, अर्थात बैगन के नर्सरी लगाने से लेकर उसके पूरी तरीकों से तैयार होने तक की सभी प्रक्रियाओं पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही यह भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर बैगन के हम कौन से बीज का चयन करें जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। और इसके साथ यह भी जान लेंगे कि अपने बैगन की फसल में कौन कौन से खाद का प्रयोग कर सकते हैं। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बता दें कि बैगन एक ऐसा फसल है जिसको बरसात के मौसमों में पूरी तरीकों से तैयार किया जा सकता है। यानी अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो आप अप्रैल और मई के जून के अंतर्गत में आप बैगन की नर्सरी को लगा सकते हैं। यानी बैगन की जो नर्सरी है उसको लगाने का समय मई ही है, यानी मई के दौरान आप लगा सकते हैं बैगन की नर्सरी। तो आइए समझते हैं कि आखिर बैगन की नर्सरी हम कैसे लगा सकते हैं। यानी सबसे पहले हम बीज पर बातें करेंगे कि आखिर कौन कौन से हम बीज का चयन करें जो हमें अच्छे पैदावार देने में समर्थ हो सके। तो उनमें सबसे पहला है पूसा पर्पल क्लस्टर। यानी अगर पूसा पर्पल क्लस्टर का प्रयोग करते हैं बीज के रूप में तो निश्चित तौर पर यह उन्नत किस्म का बीज है बैगन के लिए। इसके साथ पूसा पर्पल राउंड भी है। यानी जो पूसा पर्पल क्लस्टर और पूसा पर्पल राउंड यह दोनों ही बैगन के उत्तम किस्म के बीज हैं। इसके साथ पूसा पर्पल लॉन्ग भी है और इसके साथ पूसा हाइब्रिड 6। यानी आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। यानी पूसा पर्पल क्लस्टर, पूसा पर्पल राउंड और इसके साथ पूसा पर्पल लॉन्ग और लास्ट में है पूसा पर्पल मतलब पूसा हाइब्रिड 6। तो इस तरह से आपके सामने 4 ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर इन चारों बीजों में से किसी एक बीज का चयन करते हैं और अपने मतलब इसका नर्सरी लगाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यह चारों बीज उत्तम किस्म के बीज माने जाते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर हम नर्सरी कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मई के दौरान में अगर लगाते हैं तो निश्चित तौर पर गर्मी का सीजन है, तो उसमें हम जहाँ पर अगर हम नर्सरी लगाने के बारे में सोच रहे हैं उस मिट्टी का पीएच मान होना चाहिए 5 से लेकर 7 के बीच में। यानी 5 और 7 के बीच में आपका पीएच मान होना चाहिए जहाँ पर नर्सरी आप लगाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके साथ उस मिट्टी को एक बार मतलब बीज को नर्सरी लगाने से पहले एक बार हमें सिंचाई कर लेना है, ताकि जो भी नमी बनी रहे उस मिट्टी में। और उसके तुरंत बाद हमें जुताई करवा देना है और उसके बाद मेड़ लगाकर हमें नर्सरी लगा देना है। और नर्सरी को सिंचाई करना है फुहेरों के माध्यम से। यानी हमें फुहेरों के माध्यम से ही सिंचाई करना है अपने नर्सरी का। तो इस तरह से हम लगभग 1 महीने के अंतर्गत में हम पूरी तरीकों से अपने नर्सरी को तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही अपने नर्सरी में हम गोबर के खाद का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। यानी अगर आप गोबर का खाद का प्रयोग करते हैं तो जो भी जड़ टूटने की प्रक्रिया वो भी कम हो सकती है और जो पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ होगा। क्योंकि जब हम दूसरे जगह पर उखाड़ मतलब लगाने की जो प्रयास करते हैं तो जो बैगन के जड़ होते हैं वो तमाम तरह की समस्याएं होती है उसे उखाड़ने में, अर्थात तमाम बहुत सारे जड़ टूट जाते हैं। तो इस तरह से अगर गोबर का खाद प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें आपको राहत मिल सकती है। और इसके साथ जो बैगन का पौधा है अच्छे तरीकों से ग्रोथ भी करेगा। अब आइए समझते हैं कि अपने खेत में जब हम बैगन की नर्सरी लगाने के बाद जब हम बोने यानी रोपण की जो प्रक्रिया को संपन्न करेंगे तो उसमें हमें कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना होगा। यानी हम लगभग मई यानी जून के लास्ट में अब जब बैगन की खेती करना यानी रोपण करना जब शुरू कर देंगे तो उस समय लगभग बारिश होती रहती है। यानी अगर बारिश रुक जाती है तो निश्चित तौर पर एक बार पूरे खेत को सिंचाई कर लेना है। और सिंचाई के तुरंत बाद यानी 1 हेक्टेयर का हम एग्जाम्पल्स ले रहे हैं, यानी 1 हेक्टेयर में लगभग 200 से 250 क्विंटल गोबर का खाद प्रयोग करना है। यानी सिंचाई के तुरंत बाद उसके बाद हमें खेत को पूरी तरीकों से जुतवा देना है। और जुतवाने के बाद हम नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास का प्रयोग कर सकते हैं। यानी 120 से 150 केजी नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। यानी बोने के यानी जुताई के दौरान, यानी अगर जुताई करवाने की आप सोच रहे हैं तो उसी समय आप नाइट्रोजन यानी 120 से 150 केजी नाइट्रोजन का छिड़काव कर देंगे। इसके साथ ही 60 से 75 केजी आपको फास्फोरस का प्रयोग करना है।
यानी 60 से 75 केजी फास्फोरस का, इसके साथ 50 से 60 केजी आपको पोटास का प्रयोग करना है। अगर इन सभी खादों को मिश्रित करके अपने मिट्टी में मतलब अपने खेत में डालते हैं तो निश्चित तौर पर आपको पौधे में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगर पौधा स्वस्थ रहेगा तो निश्चित तौर पर अपने फूल पकड़ने में ज़्यादा मतलब सफलताएं प्राप्त करेगा, यानी बैगन के फसल में ज़्यादा आपको फूल देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही फूल अगर ज़्यादा देखने को मिलेंगे तो निश्चित तौर पर उन्हें हम छिड़काव के माध्यम से तथा अन्य माध्यमों से उसको हम बचा सकते हैं। यानी अगर पौधे पर फूल ही नहीं लगेंगे तो हम आसानी से कैसे प्राप्त कर सकते हैं फल को। तो इस तरीकों से अगर इन खादों का प्रयोग करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी पौधा है वो अच्छे तरीकों से ग्रोथ करेगा और ग्रोथ के साथ साथ ज़्यादा पैदावार भी देने में समर्थ हो जाएगा। तो इस तरह से हमें खाद का प्रयोग निश्चित तौर पर करना चाहिए। और इसके बाद जैसे ही हमारा बैगन फूल लगना शुरू कर दे बैगन पर, तो उसमें हमें छिड़काव जरूर ही करना होगा, यानी कीटनाशक दवाओं का छिड़काव निश्चित तौर पर करना चाहिए। क्योंकि बैगन एक ऐसा फसल है जिसमें तमाम तरह के कीटाणु लग जाते हैं और पूरी तरीकों से फूल को नष्ट कर देते हैं। यानी उसमें बैगन में फल छेदक और ताना छेदक जैसे बीमारी लगते हैं। यानी फल छेदक और ताना छेदक जैसे गंभीर बीमारी को रोकना हमारा पहला दायित्व है। यानी फल छेदक और ताना छेदक बीमारी लगने से पहले ही हमें विशेष तौर पर अपने बैगन के फसल पर ध्यान देना होगा कि फल छेदक और ताना छेदक जैसे गंभीर बीमारी न लग सके। इसके साथ ही अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी अपने फसल से अच्छे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आप बैगन की खेती से जुड़े कुछ बेसिक जानकारी को आप जान गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, थैंक यू।